प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन सभ्यता के संबंध में हमारी चर्चा जारी थी। इसके अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, जिसमें हम उनके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, जिसमें उनका राजनीतिक जीवन। जैसा कि उल्लेखित है कि ऋग्वेद में आर्यों के राजनीतिक जीवन के संबंध में जो बात बताई गई है, इस पे स्पष्ट होता है कि उनका जो राजनीतिक जीवन था, जिसमें परिवार सबसे छोटी इकाई थी, यहाँ जनों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इनकी भी हमने चर्चा की। और जन के जनाधिपति के रूप में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, ऐसा भी संकेत हमें यहाँ देखने को मिला। उत्तर वैदिक कालीन तक आते आते उनके राजनीतिक जीवन में जो बदलाव आया, वो बदलाव किस प्रकार का आया? क्या यहीं से इन राजाओं की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बढ़ती चली गई? छोटे छोटे जो जन थे, क्या वो एक बड़े महाजनपद के अंदर तब्दील होते चले गए? इन सब की जानकारी यहाँ लेंगे और किस तरीके से उनकी राजनीतिक जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया, चाहे हम प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर बात करें, चाहे उनकी नीतियों के अंदर बात करें, तो हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था थी आर्यों की, उस व्यवस्था के अंदर क्या परिवर्तन यहाँ आया। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रसार नए भौगोलिक क्षेत्रों में हुआ, जहां उन्होंने नए राजनीतिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में आर्यों के विस्तार के संबंध में जैसा कहा गया है कि सप्त सैंधव प्रदेश और पूर्व एवं दक्षिण क्षेत्र में हुआ इनका प्रसार। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल मध्य देश हो गया। यह क्षेत्र सरस्वती नदी से लेकर गंगा के 2 आब तक विस्तृत था। उत्तर वैदिक काल के 2 प्रमुख राज्य कुरु और पांचाल मध्य देश में अवस्थित थे। ऐतरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि मध्यमा प्रतिष्ठा दिशा मध्य प्रदेश में जो स्थित बताया गया है, कुरु जनपद में आधुनिक थानेश्वर, दिल्ली तथा गंगा घाटी का ऊपरी भाग तथा पांचाल जनपद में आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद एवं निकटवर्तीय क्षेत्र आते हैं। कुरु जनपद की राजधानी आसंदी वस्तु बाद में जो कि हस्तिनापुर के नाम से विख्यात हुई, एवं पांचाल जनपद की राजधानी काम्पिल थी। उत्तर वैदिक साहित्य में परिचित एवं जन्मेजय का कुरु क्षेत्र के 2 महान प्रतापी राजाओं के रूप में वर्णन यहाँ मिलता है। पांचाल जनपद का प्रसिद्ध राजा प्रवहण जयवाली था। पांचाल जनपद आध्यात्म विद्या एवं दार्शनिक चिंतन का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। उत्तर वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि काशी, कौशल, विधेय, मगध एवं बंग प्रदेश के राज्यों का भी यहां उल्लेख किया गया है, जिससे विदित होता है कि मगध एवं बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी भारत के क्षेत्र में आर्य लोग इनसे परिचित थे। उत्तर वैदिक साहित्य से विधेय के राजा जनक का उल्लेख है, जो याज्ञवल्क्य मुनि के संरक्षक थे। शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा नामक नदी का उल्लेख है, जिसे कौशल तथा विधेय की सीमा पर स्थित कहा गया है। सदानीरा वर्तमान गंडक नदी का ही प्राचीन नाम जान पड़ता है। गंडक नदी नेपाल से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक साहित्य में मत्स्य, वश एवं अंग
उत्तर भारत के ये 3 अन्य जनपदों का भी यहां उल्लेख हुआ है। मत्स्य का उल्लेख शतपथ एवं गोपथ ब्राह्मण में तथा कोशितकी उपनिषद में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में मत्स्यों के राजा द्वैतवन का उल्लेख है, जिसने कि अश्वमेघ यज्ञ किया था। दक्षिण में आर्यों का प्रसार उत्तर वैदिक काल में कहां तक हुआ, इसका निश्चित सीमांकन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, किंतु ऐसा जान पड़ता है कि आर्य लोग विंध्याचल पर्वत को पार कर रेवा अर्थात नर्मदा नदी से गोदावरी नदी तक के क्षेत्र से वो परिचित हो चुके थे। इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध राज्य विदर्भ, जो कि आधुनिक बरार था, जिसका उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में विदर्भ के राजा भीम का उल्लेख है। प्रश्न उपनिषद में विदर्भ के ऋषि भार्गव एवं वृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि विदर्भी कौंडिन्य का नाम मिलता है। कौंडिन्य वस्तुतः कुंडिल शब्द का ही एक रूप है, जो महाभारत काल में विदर्भ की राजधानी का नाम था। दक्षिण में अमरावती के निकट वर्धा नदी के तट पर बसा कौंडिन्यपुर नामक स्थान से ही प्राचीन कौंडिन्य नगर जान पड़ता है। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार विदर्भ तथा कुंडिन के एक साथ उल्लेख से स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य में आर्य विदर्भ दक्षिण में ही था, न कि किसी अज्ञात स्थान पर। ऐतरेय ब्राह्मण से दक्षिण के राजाओं का उल्लेख इस ग्रंथ से दक्षिण दिशा के राजाओं को भोज्य और इनकी प्रजा को सतवात कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्र, शंवर, पुलिंद तथा मुतिव नामक लोगों का उल्लेख मिलता है। पर्वतीय साहित्य, जिनमें महाभारत और पुराण, इनमें आंध्र, शबर एवं पुलिंदों को दक्षिणापथ का निवासी कहा गया है। मूर्तिव नामक लोगों के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। विंसेंट स्मिथ के अनुसार आंध्र लोग गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में रहते थे। यहां श्रीनिवास आयंगर महोदय ने जो बात कही है, उसको भी यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि आंध्र लोग मूलतः विंध्य क्षेत्र जातियों में से ही एक थे और उनका राज्य पश्चिम से पूर्व की ओर गोदावरी और कृष्णा घाटियों तक फैला हुआ था। इस प्रकार से यह ज्ञात होता है कि आर्य लोग दक्षिण के एक बड़े भूभाग से परिचित हो चुके थे। अर्थात ऋग्वेदिक काल के अंदर हम यह देखते हैं कि आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था, वो प्राय उत्तर भारत के क्षेत्रों तक ही एक माना जा सकता है कि सीमित है। लेकिन बाद में कालांतर में धीरे धीरे इनके राज्य की सीमाओं का एक तरीके से विस्तार हुआ और उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये दक्षिण भारत के विभिन्न जो राज्यों का जो जिक्र हमने यहां किया है, वहां तक इनकी सीमाएं पहुंच चुकी थी। राजनीतिक जीवन इनका किस प्रकार से रहा, इसकी जो जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल के मुख्य साहित्य के अंदर देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहले जनपद राज्यों की स्थापना। उत्तर वैदिक काल में जनपदों के स्थान पर, उत्तर वैदिक काल के अंदर जन राज्यों के स्थान पर जनपद राज्यों की स्थापना हुई, अर्थात विभिन्न राज्यों को भौगोलिक पहचान स्पष्ट होने लगी। दूसरे शब्दों में राजा अब जन के साथ साथ एक निश्चित प्रदेश का अधिपति था। इस समय निम्नलिखित प्रमुख राज्यों का उल्लेख यहां मिलता है, जिसकी चर्चा अभी हमने की। इनमें कुरु, पांचाल, गांधार, कैकेयी, मद्र, मत्स्य, काशी, कौशल, कलिंग, अवंती, विदहे, मगध, विदर्भ, अस्मक, मूलक, ये आदि ऐसे जनपद है जिनका उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में मुख्यतः राजतंत्रात्मक राज्यों का ही उल्लेख मिलता है। प्रादेशिक राज्यों की स्थापना से विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की। छोटे व बड़े राज्यों में अंतर किया जाने लगा। सम्राट एवं एकराट शब्द की
प्राप्ति राजाओं की आकांक्षा बन गई। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता था। राज सूर्य, वाजपेयी तथा अश्वमेध यज्ञ किए जाने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के राज्यों का उल्लेख हुआ है। राज्य, स्वराज, भोज, वैराज्य, महाराज और साम्राज्य। महाराज एवं साम्राज्य विशाल, स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राज्यों की दो श्रेणियां हैं। इनमें साम्राज्य महाराज से भी विशाल और शक्तिशाली होता था। वैराज्य का अभिप्राय राजा विहीन राज्य से है। ऐसे राज्य संभवतः गणतंत्रात्मक थे। कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल के अंदर गणतंत्रात्मक व्यवस्था के संकेत हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। राज, स्वराज व भोज क्षेत्र विशेष में राज्य के लिए प्रचलित भिन्न भिन्न नाम हैं। मध्य देश के जनपद राज्य कहलाते थे। इसी प्रकार से मध्य देश के शासक राजा कहलाते थे। उत्तरी दिशा के शासक विराट कहलाते थे। पश्चिमी जनपदों के शासक स्वराट और दक्षिण दिशा के शासक भोज एवं प्राची दिशा के शासक सम्राट कहलाते थे। इस प्रकार से यहाँ विभिन्न दिशाओं के जो राजा हैं उनके बारे में, उनके लिए जो शब्द यहाँ प्रयुक्त किए उनकी हमने यह चर्चा की। राजा की शक्तिशाली प्रभामंडल में वृद्धि। उत्तर वैदिक काल के अंदर यहां हम देखते हैं कि राजा की शक्ति एवं आकार में वृद्धि तथा साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुशल सैनिक नेतृत्व की आवश्यकता ने अनिवार्य रूप से राजा के अधिकारों में वृद्धि कर दी और सामान्यतः राजा का पद अब स्थायी और वंशानुगत होता चला गया। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, क्योंकि यहां ऋग्वैदिक काल के अंदर जहां राजा का जो पद था वो अस्थायी था, यानी कि जनता उसे हटा भी सकती थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते उसका जो पद है वो वंशानुगत हो गया। यद्यपि उसका निर्वाचन का सिद्धांत नष्ट नहीं हुआ था, जहां तक विद्वानों की मान्यता है। राजा की देवीय उत्पत्ति का विचार भी कुछ स्थलों पर दृढ़ता से प्रकट होता है, लेकिन राजा की निरंकुशता को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। विभिन्न ग्रंथों में अधार्मिक, आताताई और निरंकुश राजा की कटु आलोचना की गई है। राजा से सदैव धर्मानुकूल आचरण करने की अपेक्षा की जाती थी। अथर्ववेद में एक स्थान पर कहा गया है कि धर्म को न मानने वाला राजा के राज्य में बारिश नहीं होती एवं उसे सीमित तथा मित्र बंधुओं का सहयोग भी नहीं मिलता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का अधिक ऐश्वर्य से रहने लगा। राजा यहाँ अधिक ऐश्वर्य से रहने लगा था। उसके कुल के लोगों का स्वतंत्र वर्ग बन गया। राजा का प्रधान कार्य सैनिक नेतृत्व, न्याय प्रदान करना। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं के राज्याभिषेक संबंधी विधि विधानों का भी विस्तृत विवरण मिलता है। अब यह बात करते हैं हम सभा, समिति और विदत। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर राजा पर नियंत्रण जिन दो संस्थाओं के द्वारा किया जाता था वो थी सभा और समिति। लेकिन यहां पर जो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो परिवर्तन आया कि सभा और समिति के साथ साथ एक और समिति आई, यहां विदत। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक जन संस्थाओं का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। अथर्ववेद में एक स्थान पर राजा का कथन है कि सभा और समिति प्रजापति की दुहिता हैं, अर्थात उसकी पुत्रियां हैं। वे मेरी रक्षा करें, वे मुझे उत्तम शिक्षा दे। अथर्ववेद में एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि सभा के सदस्य, सभासद सेवाच वाणी में एकता होकर कार्य करें। सभ्य सभा में अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है, जिसका अर्थ है कि सभा में किए गए निर्णयों की अवहेलना संभव नहीं है। उत्तर वैदिक साहित्य में विदत नामक एक अन्य संस्था का उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर अल्तेकर का मानना है कि विदत शब्द विद अर्थात जानने से बना है। विदत विद्वानों की एक परिषद थी जहां पर गंभीर एवं शास्त्रीय विचार विमर्श होता था। डॉक्टर एस आर शर्मा ने
विदत को आर्यों की प्राचीनतम जनभाषा माना है। इसी पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। धन्यवाद।